हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो फिज़िक्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी कंटिन्यूएशन में नया टॉपिक आज हम देखेंगे। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें मैंने आपको जो हम सीरीज़ में ये चैप्टर्स कवर करेंगे उसके बारे में बताया था। तो ये आज बेसिकली मैंने दो दो चैप्टर्स को एक ही लेक्चर में पढ़ाऊँगा, दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। और प्रेशर को भी मैं इसी में पढ़ा दूँगा बिकॉज़ प्रेशर इज़ अ स्मॉल टॉपिक, तो हम इसको ईज़िली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इस चैप्टर की अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो ये एक छोटा चैप्टर है और बड़ा ही आसान है, और इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके इस चैप्टर में। आपको बेसिकली थोड़ा कंसेप्ट समझना है और कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी है। थोड़ा इसमें याद करने वाला स्टफ़ भी है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी एडवांस लेवल की हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा आपको उसमें क्या याद करना है क्या नहीं करना है। बट आपको इस चैप्टर में अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम वर्क की डेफिनेशन से। ठीक है, तो देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट इज़ वर्क। अगर आपको डेफिनेशन वाइज बता दूं तो वर्क जो इसमें लिखा है, वर्क इज हैड टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एबल टू डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को जो इंग्लिश में लिखा है इसको अगर आप थोड़ा एनालाइज करने की या समझने की कोशिश करें तो आपको 50% समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, पर इसमें कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये कह रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क तभी होगा जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेस कर पाएगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उस डायरेक्शन में उस बॉडी को फोर्स डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तवज्जो देनी है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस वर्ड पे जो मैंने डिस्प्लेस लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ और मैंने ये डिस्प्लेस पे क्यों आपको इतना ये इस पे फोकस कर रहा हूँ इस वर्ड पे। तो देखो, आप ये समझो कि यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस के बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो उसका ये मतलब हुआ कि देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप इस पॉइंट पे खड़े हो। ठीक है, और आपने अपने सिर पे एक मटका रख दिया, एक घड़ा रख दिया, चलो ठीक है। अब आप 1 घंटे तक ऐसे ही इसी पोजीशन में खड़े हो। ठीक है, तो मैं इसका ये मतलब हुआ, आप तो बोलोगे यार मैंने बड़ा काम किया, 1 घंटा मैं खड़ा रहा, पर टेक्निकली आपने कोई काम नहीं किया। टेक्निकली आपने कोई काम नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? आप डिस्प्लेस नहीं हो, आप अपनी जगह से हिले नहीं। तो वर्क की अगर हम एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो काम काम वर्क जो है वो तभी होता है जब कोई डिस्प्लेसमेंट हो, जब आप अपनी पोजीशन से हिल के दूसरी पोजीशन पे जाएं। ठीक है, ये तो था कि वर्क का क्या मतलब होता है टेक्निकली। अब ये डिस्प्लेसमेंट मैंने क्यों यूज़ किया है, डिस्टेंस क्यों नहीं यूज़ किया मैंने, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये डिस्प्लेस होगा तभी वर्क होगा, मैं क्यों नहीं कह रहा कि ये कुछ डिस्टेंस चलेगा तभी वर्क होगा। नहीं, मैं डिस्टेंस वर्ड नहीं लूँगा इसमें। उसका रीज़न ये है कि इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, अपना काम निपटाया और वापस यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब इस केस में अगर आप रिकॉल करो तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। देखो, ये समझ लो कि ये मैंने पूरा सर्कल लगाया 50 किलोमीटर का। ठीक है, पर तो ये जो 50 किलोमीटर है दिस इज़ डिस्टेंस। ठीक है, पर मैं अपनी मेरी जो इनिशियल पोजीशन और मेरी जो फाइनल पोजीशन है बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो इस केस में अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो क्लियरली मैंने कहा था इस केस में आप डिस्प्लेस ही नहीं हुए,
आप फाइनली अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं आपने। हाँ, अगर आप ऐसे घूम के जाते और यहाँ पे आप स्टॉप कर जाते तो ये आपने इतना आप अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हुए। पर अगर आप यहाँ की बजाय यहीं पे इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाते तो आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की। ठीक है, तो इस केस में आपने कोई काम नहीं किया। जो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे, देखो मानने वाले तो बोलेंगे जी मैंने काम किया, मैं तो गया वहाँ से, घर से मैं निकला सब्जी लेने, सब्जी लेके वापस घर आ गया, तो मैंने तो बड़ा काम किया। ठीक है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कोई काम नहीं किया, आपको इसके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम फिजिक्स की भाषा में डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। अगर आपने काम तभी किया जब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको वर्क समझ आ गया होगा कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये बहुत इसको घुमा के एग्ज़ाम में सीधा पूछ लेते हैं और बंदा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और वो तब कंफ्यूज होगा जब उसने मेरे पहले लेक्चर नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें स्टिल डाउट है तो पिछले लेक्चर उठा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। वर्क इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट। पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए। देखो, वर्क जो होता है, मैंने आपको कहा कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स, आप खड़े हो, मैंने यहाँ पे आपको धक्का दिया, अपनी फोर्स मारी और आप यहाँ से इस पोजीशन में आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब काम हुआ, काम हुआ। ठीक है, अब वो काम कितना हुआ? वो काम ये हुआ कि जो मैंने आपको धक्का मारा, मतलब कि समझ लो मैंने F4 से आपको धक्का मारा और यहाँ से आप यहाँ पे चले गए और आप यहाँ से समझ लो स्मॉल एस डिस्प्लेस हुए अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो जो काम हुआ टेक्निकली, काम हुआ फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट F.S। ठीक है, अब F मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिया? ठीक है, मैं डॉट क्यों ले रहा हूँ? इट इज़ बिकॉज, देखो मैं अब इतना डीप नहीं जाऊँगा, आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल समझ लो कि देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। मेरा पिछला चैप्टर उठाइए, उसमें मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है, पर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें, वेक्टर क्वांटिटी में आपकी डायरेक्शन, डायरेक्शन का एक भी एक उसका एक रोल होता है। ठीक है, डायरेक्शन का, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन भी अफेक्ट होती है। इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट एक मैथमेटिक्स का एक वो है, कंसेप्ट है, जो दो टाइप का होता है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट और क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, अगर मैंने F.S लिखा है तो इसका अगर डॉट आ गया इसका मतलब कॉस थीटा, तो इसका मतलब होगा F.S कॉस थीटा। ठीक है, और अगर मैं लिख रहा हूँ F/S, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो F.S साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन आ जाएगा, वहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट याद करो। ये मैं इसलिए इसको इतना बोल्ड किया कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको पूछते ही पूछते हैं। वर्क क्वेश्चन ये आता है कि वर्क प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट, दिस क्रॉस प्रोडक्ट, और या बोथ या नन। ठीक है, तो आपको आंसर देना है डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये तो चलो हमने कर लिया। अब ये मैंने आपको बताया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कॉस आता है। तो फिर अगर हम इसको ऐसे करें, फॉर्मूला इसका देखें तो वर्क का फाइनल फार्मूला आता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है? ये थीटा ये होता है, अगर समझ लो कि बॉडी ये है, मैंने इसको
इस डायरेक्शन में धक्का दिया बट बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई। ऐसा भी होता है ना, देखो आप एक सीधा इंसान खड़ा है, आप उसको डायगनली धक्का दे रहे हो, ठीक है, या आप ऐसे करो, वो खेलते हैं ना, स्नूकर खेलते हैं, तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि बॉल को अगर वो जो डंडे से मारते हैं तो कई बार बॉल आप स्ट्रेट मारे और बॉल टेंजेंशियली या बॉल आपके राइट साइड से चली जाती है और आप मार रहे होते हो स्ट्रेट, ठीक है, तो ये टेक्निक होती है। तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट कि आप एक बॉडी को स्ट्रेट, देखो बीच में धक्का मारोगे तो सीधी जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ पे धक्का मारूंगा तो बॉडी की कैपेसिटी है, उसकी टेंडेंसी है कि वो ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। तो बेसिकली थीटा उस एंगल को कहते हैं कि अगर ये फोर्स इधर मारी और डिस्प्लेस यहाँ पे हुआ तो ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है इसको थीटा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि धक्का भी मैंने यहाँ मारा और गया भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या एंगल हुआ, ज़ीरो। थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉस ज़ीरो क्या होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा, कॉस ज़ीरो वन होता है, ठीक है। तो तब वर्क क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा ज़ीरो है तो एफ एस कॉस ज़ीरो इज़ वन, ये वन के बराबर हुआ, तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें काम की। काम हमारा मैक्सिमम होगा जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है। एक इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करने की आप कोशिश करो तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, अगर देखो मैंने धक्का मारा यहाँ पे और गया वो यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। एक केस हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि हमने धक्का मारा यहाँ पे और गया वो यहाँ पे, तो इस केस में देखो कॉस 90 की क्या वैल्यू है, कॉस 90 होता है ज़ीरो, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि एफ एस कॉस 90 ये ज़ीरो हुआ, तो इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि इतना ध्यान रखो कि जब एंगल ज़ीरो होगा मतलब कि वो सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन, तो काम जो हमारा काम हुआ है दैट इज़ मैक्सिमम। और अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो कोई काम नहीं होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसको। अगर आपको ये कहानी समझ नहीं भी आई, बस इतना याद रखो, जो जो ये चीज़ है, जो फाइनल कंक्लूजन हुई है उसको याद रखो, ठीक है। चलो ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्पेलिंग गलत हो गए थोड़े। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको स्केलर वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि स्केलर कौन कौन सी होती है, वेक्टर कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब इसका यूनिट है जूल। देखो यूनिट मतलब ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, काम को हम दर्शाते हैं उसके यूनिट से, जो है जूल। जूल जूल ही क्यों है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जूल साहब, उनके नाम पे ये पढ़ा है, उन्होंने इस पे थ्योरीज दी थी, ठीक है। अब जूल किसके इक्वल होता है, अगर हम देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो ये है जूल। और फोर्स का क्या यूनिट है, मैंने आपको बताया था, ये होता है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का रिलेशन है, तो दैट इज मीटर, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कहने का ये मतलब है 1 जूल वो काम है जो हम 1 न्यूटन फोर्स मारेंगे तो वो एक मीटर डिस्प्लेस होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर ये बॉडी है और मैंने इस पर 1 न्यूटन की फोर्स मारी, 1 न्यूटन की फोर्स मारी और ये 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया, तो मैं कहूँगा कि मैंने 1 जूल काम किया, मैंने 1 जूल काम किया, ठीक है। तो ये इसका एक प्रैक्टिकली इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो देखो 1 जूल इज इक्वल टू वन वन न्यूटन मीटर, ठीक है, या जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर आप डायरेक्ट कह सकते हो। ओके, तो इसके हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें अगर, तो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, न्यूटन इज़ व्हाट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने आपको
देखो पिछले लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिजिक्स सारी लिंक्ड होती है, तो ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। मैं आपको हर हर लाइन लाइन टू लाइन समझा नहीं पाऊंगा, ये लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये बेसिक आपको पिछले लेक्चर्स में आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो न्यूटन ये होता है, हमने पहले का देखा और मैंने समझाया हुआ है इसको। इनटू अगर मैं मीटर करूँ तो फाइनली हमारा बनता है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ, केजी को क्या होता है, केजीज डायमेंशनल में एम होता है मास, एंड मीटर स्क्वायर मतलब कि लेंथ है तो एल स्क्वायर अपॉन एस, एस क्या होता है टाइम, टी स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा m1L2T-2, ठीक है। साथ साथ में आपको इसके डायमेंशन की प्रैक्टिस करा दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा ये आपको याद करना है, एक वर्क या देखो आगे मैं आपको बताऊंगा वर्क और एनर्जी के सेम यूनिट होता है, ठीक है। तो ये भी एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। तो ये इसकी एक वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। तो ये इतना वर्क अगर होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बेसिकली एक यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है ये। तो आप इसको वर्क का यूनिट भी कह सकते हो, बट ये एनर्जी का यूनिट होता है। तो ये मैंने चलो पहले लिख दिया, बट इस वैल्यू को आप याद कर लो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, ओके। सो अच्छा, अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 1 न्यूटन मीटर तो आपने बता दिया कि 1 जूल होता है, जूल। तो अगर मैं 1 kg मीटर की बात करूँ तो वो कितने जूल होगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको लिख दिया वो 9.8 जूल होगा, और आप इसको नोट भी कर लो, बट वो कैसे होगा देखो 1 न्यूटन मीटर। अच्छा तो ये न्यूटन क्या है, फोर्स है। तो फोर्स इज व्हाट, एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए कह लो या एम जी कह लो, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन होती है दैट इज जी, जी इज 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81, ठीक है। तो अगर, या आप 9.8 ही कह लो इसको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एफ इक्वल टू एम ए है और ए जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको एफ अपॉन 9.8 लिखूँ तो ये एम के बराबर हो जाएगा, मतलब कि मास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर इसको हम देखें तो 1 न्यूटन, अच्छा और फोर्स, फोर्स होगी, या आप इसको भूल ही जाओ, फोर्स इक्वल टू दिस मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ए क्या है ग्रेविटेशन में, ए इक्वल टू जी, जी इज़ व्हाट 9.8। क्या मैं लिख दूँ फोर्स इज इक्वल टू 9.8 एम, 9.8 एम, ठीक है। तो वही मैंने किया, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, तो ये बन गया 1 kg मीटर इक्वल टू 9.8 जूल्स, 9.8 जूल्स, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर फोर्स कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। देखो ये फोर्स है, अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको फोर्स लेता हूँ और वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में इसको डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, तो अगर वर्क क्या होगा, अगर कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, वेरिएबल वर्क अभी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, कुछ ऐसे, तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है दैट विल रिप्रेजेंट द एक्चुअल वर्क डन, ठीक है। देखो ये सब मैथमेटिकल है, बीच में इंटीग्रेशन भी होती है, अगर वेरिएबल हो तो हम यहाँ से लिमिट्स ले लेते हैं, वो आपको कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ना याद करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप ये लिख दो, जो एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड से वो मेरी बात समझ जाएंगे। और अगर आप नहीं हैं तो आपको इसको समझाने में मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसको इसको आप याद कर लो, ठीक है। देखो कंसेप्ट वही है कि हम एक्स एक्सिस में एक क्वांटिटी यहाँ पे ले लेते हैं और वाई में ये ले लेते हैं, तो जो इसका प्रोडक्ट होता है दैट इज़ वर्क, ठीक है। वो ये ग्राफ ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, और इसके नीचे जो एरिया होता है दैट इज़ वर्क, ठीक है, दैट इज़ वर्क। तो एरिया अंडर फोर्स कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस,
ठीक है, ये आप याद कर लो। अच्छा, आगे देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क तभी होगा फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव वर्क मतलब कि अगर मैं फोर्स भी यहाँ पे लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल हैं या सेम लाइन में या पैरेलल हैं, आप ऐसा कह सकते हो इसको। अब जो सेम लाइन में होता है उसको भी हम पैरेलल ही समझते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तब हम इस टाइप ऑफ वर्क को पॉजिटिव वर्क कहते हैं, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल ही आती है क्वेश्चन के रूप में, डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं पूछता आपको, ठीक है। बट हमें डायरेक्ट समझाना पड़ता है, बिकॉज ऐसे आपको समझ ही नहीं आएगा। तो फ्री फॉल, फ्री फॉल का याद कर लो इसको, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ठीक है। फ्री फॉल इज पॉजिटिव वर्क, क्यों? क्योंकि आप ऊपर से गिर रहे हो, आपकी डायरेक्शन भी गिरने की यही है, और आप फोर्स ऑफ ये ग्रेविटी भी आपको नीचे की तरफ ही खींच रही है, इसी डायरेक्शन पे लग रही है, ठीक है। अच्छा, हॉर्स पुल कार्ट, ऑब्वियसली ये कार्ट है, यहाँ पे घोड़े के साथ बांध दिया हुआ है इसको, तो घोड़ा यहाँ पे इधर ही फोर्स लगा रहा है और कार्ट भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इमेजिनेशन है। अगर आपको उल्टी भी कोई कोई और एग्जांपल आ गई एग्जाम में, तो आपको अपना दिमाग लगाना है और उसको एनालाइज करना है। अच्छा भाई, घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, तो अच्छा घोड़ा यहाँ पे खींच रहा है, तो चलो ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये जा भी यहीं पर रही है और खींच भी यहीं पर है। दिमाग लगाना है आपको ये, ठीक है। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क होगा जब फोर्स यहाँ पे होगी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगी। अब आप तो बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, फोर्स हम वहाँ लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे होती है। देखो, आप अगर एक रफ सरफेस की बात करो, ठीक है। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताया था मैंने आपको कि बॉडी कंटिन्यूज टू मूव अंटिल एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब हम रोड पे अगर चल रहे हैं, तो हम समझ लो फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, या गाड़ी चल रही है, ठीक है, फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में। बट रोड की क्या टेंडेंसी है, इसकी स्पीड को कम करना। क्यों? क्योंकि रोड में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बढ़ी है, तो फ्रिक्शन क्या कर रही है, इसको अपोज कर रही है। और एक हिसाब से इमेजिनरी देखें तो फ्रिक्शन इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट लगा रही है, ताकि ताकि इस डायरेक्शन पे को ये डिस्प्लेसमेंट काउंटर करे और हमारी गाड़ी स्लो हो जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। अच्छा, ज़ीरो वर्क, ज़ीरो वर्क वही हुआ जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी। यहाँ से आप घूम के यहीं पे चले जाओ, यहाँ पे पहुँचो, काम घूमे तो आप हो बट काम कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ो, इफ़ फोर्स परपेंडिकुलर, देखो वही केस, फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो, जहाँ यहाँ पे रहा है तो परपेंडिकुलर है, इस केस में भी वर्क ज़ीरो है, और आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ठीक है। यहाँ तो फोर्स ही ज़ीरो है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है, तो फॉर्मूले में देखो W इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ, और ये वही हुआ पहला केस, इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है, ये वो वाला केस है। और फोर्स ज़ीरो मतलब कि यार देखो सीधी सी बात है, फोर्स ही नहीं लगाओगे, धक्का ही नहीं मारोगे, तो गाड़ी कैसे जाएगी आगे, ठीक है। तो इसके दोनों केसों में वर्क ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो वर्क है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दो क्वेश्चन देखो आप, अर्थ इज मूविंग, यार ये क्या हो रहा है, अर्थ इज मूविंग अराउंड सन इन अ सर्कुलर पाथ। अर्थ, ये सन है और ये अर्थ यहीं पे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। क्या कोई वर्क होगा? नहीं होगा, बिकॉज एक पोजीशन अगर हम ये इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस माने, तो ये यहाँ से घूम के इधर ही आ रही है वापस, तो यहाँ पे वर्क इज़ ज़ीरो। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ये समझ लो कि जो भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, वो कंसेप्ट बेस्ड होता है, ठीक है। कंसेप्ट आपका बड़ा सही होगा तो आप अपना दिमाग वहाँ पे लगा दोगे। ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन जो मैंने बताया वो रिपीट होंगे, नहीं होंगे वैसे, बट सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ फोर्स, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल होता है, बोथ एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंगल भी होता है और मैग्नीट्यूड, हाँ दोनों पे डिपेंड होता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको पीछे बताए हैं, ठीक है। अच्छा,
वर्क बहुत हो गया, अब आते हैं एनर्जी पे। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप कोई भी किताब खोल के देख लो, आपको यही किसी पिटी डेफिनेशन मिलेगी इसकी, हर इस पे ये, और मुझे भी कई बार ये समझ नहीं आती थी। ठीक है, क्या मतलब हुआ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका यूनिट सेम होता है वर्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया जूल ही होता है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका भी ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, आगे मैं बाद में बताता हूँ। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, देखो वर्क तो हमने देख लिया कि काम क्या होता है, अब उस काम को करने की हमारी क्षमता कितनी है। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे आपका घर है डबल स्टोरी, ठीक है, तो आपको क्या कर, ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर जाओगे, एक बार सीढ़ी चढ़ोगे, फिर फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर से आप छत जाओगे, तो आप एक बार फिर सीढ़ी चढ़ोगे। ठीक है, तो आप दो बार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, छत पे पहुंच रहे हो। ठीक है, तो जब आप ग्राउंड में हो ना, तो आप अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर देते हो, आप अपने दिमाग में ही एक भर देते हो कि हाँ भाई मुझे दो ही बार सीढ़ी चढ़नी है। इसलिए आप नोटिस करोगे कि जब आप छत पे पहुंचते हो तो आप तब थकते हो, बट छत के पहुंचने तक नहीं थकते आप, क्योंकि आपने ग्राउंड में ही वैसा वैसा आप सोच के चलो कि यार दो तो चढ़नी है मैंने। ठीक है, तो जब छत पे पहुंचोगे तो आप हाँफने लगते हो। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आपका घर ही सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, तो आपको छत पे जाने के लिए सिर्फ एक स्टोरी चढ़नी है, एक बार सीढ़ी चढ़नी है, तो उस केस में भी आप हार्मफोगे। ठीक है, बिकॉज आप ग्राउंड में थे, तो आपने इमेजिन कर लिया था या आपने अपने अंदर एक ऐसी क्षमता बना ली थी कि हाँ भाई मेरे को तो एक ही बार सीढ़ी चढ़नी है, तो आपने अपने अंदर उतनी ही एनर्जी स्टोर की एक बार सीढ़ी चढ़ने की। ठीक है, अब जैसे जो हाई राइज बिल्डिंग में समझ लो कि 10 फ्लोर है और लिफ्ट खराब हो जाए, तो आपको 10वें फ्लोर तक जाना है, तो आप 10 फ्लोर की एनर्जी अपने दिमाग में या अपने बॉडी में स्टोर कर जाओगे, और आप हाफ जाओगे जब आप पूरे 10 पहुंच जाओगे। तो उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हमारे काम करने की कितनी क्षमता है हमारे में, वो हमारी एनर्जी है। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल भाषा में मैंने आपको एनर्जी की मतलब बताया। अब ऐसा ही यूनिट इसका जूल होता बताया मैंने। सी जी एस यूनिट, सी जी एस फर्स्ट चैप्टर निकालो ऐसा ही, और सी जी एस में फ़र्क बता मिल जाएगा। ये होता है अर्ग, ERG। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अर्ग इज यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, फोर्स या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको एनर्जी करना है उसमें। होता क्या है, एक जूल 10⁻⁷ अर्ग्स के इक्वल होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही क्यों होता है, तो भाई ऐसा, इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि जो ये साइंटिस्ट ने ये थ्योरी बनाई है उसकी मर्जी थी। ठीक है, अब वो साइंटिस्ट 10⁻⁶ भी बना सकता था, तो अगर वो 6 बोलता तो मैं आपको आज 6 पढ़ा रहा होता। अब उसने बना दिया, और इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी होगा। ना मेरा पढ़ाना वो इम्पोर्टेंट है, और ना आपको समझना इम्पोर्टेंट है। आपको ये रट्टा मारो, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि देखो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, बट हम लंबे डिस्टेंस को करने के लिए हमने क्या किया, 1000 मीटर को जोड़ के एक बड़ा यूनिट बना दिया किलोमीटर। वैसे ही लार्जर एनर्जी को बताने के लिए हम किलो जूल्स बताते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1000 जूल्स। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल्स। ये कन्वर्जन्स आपके टिप में होनी चाहिए। समझ नहीं आ रही मारो रट्टे, पर ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं पढ़ाने में बिल्कुल फ्रैंक और सीधा मैं बात करता हूँ कि जहाँ पे आपको याद करना है वहाँ पे आपको याद करना है, जहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है वहाँ पे आपको कंसेप्ट ही समझना है, आपको वहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना। बट कुछ वैल्यूज़ आप कुछ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन आते तो भाई क्या करें, हम याद करनी पड़ेगी। अच्छा, ये हो गया। अब एनर्जी दो टाइप की होती है, बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपको काफ़ी लोगों को इसका मतलब भी पता होगा, जिनको नहीं पता है या याद भूल गए हैं या अपनी दुनिया में खोए हैं उनको मैं बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है। ठीक है, एंड बस ये याद रखो कि ये दो पे ही इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस डिपेंड है। इस दो एनर्जीज पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। देखो हम मोशन कर रहे हैं, देखो आप भाग रहे हो, आप एक रेस में आप अपनी गली में भाग रहे हो। ठीक है, जब आप भाग रहे हो तो आप अपने अंदर जो
भागते हुए एनर्जी महसूस कर सकते हो, है ना। अ, अगर आप ऐसे बैठे हुए तो शायद आप इतनी एनर्जी महसूस नहीं करो, बट जब आप एक्टिव हो या जब आप कोई काम कर रहे हो, आप गैरेज में या आप कोई भी काम कर रहे हो, घर का कोई काम कर रहे हो, या बाहर जा रहे हो, या सड़क पे घूम रहे हो, या भाग रहे हो, तो आप अपने अंदर ना एक तब एक्टिव फेज में एक एनर्जी महसूस करते हो। तो जो एनर्जी मोशन के कारण महसूस होती है या बॉडी के अंदर होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोशन मोशन से पोजेस होने वाली कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल। देखो बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बस थोड़े घुमा के आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी है कि ड्यू टू इट्स मोशन। फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसा है, इसकी बहुत लंबी डेरिवेशन है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मास, ये मास होता है, ये वेलोसिटी होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अ नेल इज ड्राइवन इनटू अ वुडन ब्लॉक ऑन अकाउंट ऑफ, देखो ये वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे आप नेल मार रहे हो। अब ये कह रहा है, देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे घुमा के पूछा इसने, कि ये नेल इसके अंदर जा रहा है किस एनर्जी की वजह से। देखो ऑब्वियसली ये नेल इसके अंदर तभी जाएगा जब इस पे एक हथौड़ा पड़ेगा, और हथौड़ा कौन मार रहा है, हथौड़ा आप मार रहे हो अपने हाथों से, ठीक है। तो जब आप हथौड़ा मार रहे हो तो हथौड़े को पीछे खींच रहे हो, फिर आगे खींच रहे हो, फिर पीछे ले रहे हो, फिर आगे जोर से मार रहे हो। तो इस पे क्या कर रहे हो आप, अपनी बाजू का मोशन मोशन बना रहे हो, जिसकी वजह से बाजू की मोशन से अपना हैमर, जो अपना हीरो है, ये हैमर ये भी मोशन पे है, ये अपना हीरो है, तो ये भी मोशन पे है। और जब ये मोशन पे है तो जब इस पे लग रहा है तो ये अंदर जा रहा है, ये इसको फोर्स दे रहा है, और ये अंदर जा रहा है, मतलब कि डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कि काम हो रहा है हमारा। तो ये हमारे हीरो ने मोशन, अपने मोशन में आके ज़ोर से इसको मारा और ये अंदर चला गया। तो हम कहेंगे कि अपने हीरो ने अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज़ की, तो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन वही निकाल सकता था जिसने ये बिल्कुल अंदर डीप में थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी जो पीपीटीज हैं यही पढ़ने से नहीं आपके क्वेश्चंस निकलेंगे, आपको मेरे को सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है, ये ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो काइनेटिक एनर्जी, आपने पेंडुलम वाला केस तो बचपन में थोड़ा याद ही होगा कि पेंडुलम ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि इस पॉइंट पे, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, अभी मैं बताऊंगा क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहाँ पे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम इस एनर्जी को हम एक एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम क्षमता को जज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखो कि यार ये कहाँ गई, हाँ, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये ज़ीरो भी हो सकती है, ज़ीरो कब होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी। इस केस पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, और बाकी केसेस में काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू रहेगी। अब ये ट्रांजिशन हो रही है तो यहाँ पे काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक होगी, पोटेंशियल ज़ीरो होगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो भी रह सकती है और पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव वाइज इसको 2 4 5 ऑप्शन लगा के पूछ लेते हैं, आप इसको याद कर लो या इसको समझो अच्छे से, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी भी वैसी होती है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक हुई, और जो
चेंज इन पोजीशन एंड शेप। देखो आप एक टावर पे चढ़ गए हैं, तो जब आप एक हाइट पे खड़े हो तो आपके अंदर एक एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाती है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। आप में एक पोटेंशियल है यहाँ से नीचे जंप मारने की, ठीक है। चलो ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट जब भी आप हाइट में होते हो, यहाँ आपकी, देखो हाइट, हाइट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ये नहीं समझना कि हाइट में ही होना है तो तभी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन कहती है कि चेंज इन पोजीशन, ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड। अब पेंडुलम का केस ले लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और फिर इस पोजीशन पे जब जीरो ही यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम हुई, तो यहाँ ऊपर चढ़ता गया तो पोटेंशियल गेन करता गया, ठीक है। तो वो एनर्जी जो पोजीशन चेंज होने से बॉडी पोजेस करती है, तो या शेप वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को ही क्वेश्चन वाइज बहुत बार पूछा गया है, इस डेफिनेशन को ध्यान से आप एक बार देख लो, ठीक है। फॉर्मूले की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एंड एच, ठीक है, एम जी एंड एच। एंड एम जी अगर हम देखें तो दैट इज फोर्स, जी इज वॉट, एक्सेलरेशन हुई, एफ इजिकल टू एम ए। तो ये कंपोनेंट फोर्स होता है, एंड फोर्स इंटू हाइट। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर केस है हाइट वाला, तो इसको वैसे भी हम इस फॉर्मूले को एम जी एच ही लेते हैं एक जनरल वे में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको मास की वैल्यू दे देंगे, जी की वैल्यू दे देंगे, एच की वैल्यू दे देंगे, या जी की कई बार नहीं देंगे, बोलेंगे फ्री फॉल हो रहा है या ग्रेविटी की हो रहा है, तो ये याद रखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी होता है। ये मैं आपको ग्रेविटेशन में अच्छे से बताऊंगा, अभी याद कर लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हो जाते हैं, बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपको आंसर एसआई में लाना है। कई बार क्या होगा कि आपको मास दिया जाएगा ग्राम में, हाइट दी जाएगी मीटर में, तो आपको ग्राम को केजी में आपको केजी में चेंज करना है, ठीक है। और या तो अगर हाइट समझ लो किलोमीटर में, तो आपको मीटर में चेंज करना है, तभी आपका आंसर एनर्जी मतलब कि जूल में आएगा, ठीक है। आपको जूल में लाना है फिर। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो एक स्प्रिंग एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे है, अब हम उसे खींच रहे हैं या उसे कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। देखो एनर्जी का एक प्रिंसिपल है कि ना वो क्रिएट की जा सकती है, ना वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि दुनिया में जितनी 5,000 साल पहले एनर्जी थी अभी भी उतनी है, जस्ट क्या है कि फॉर्म्स चेंज हुई हैं, फॉर्म्स चेंज हुई है। जब हम स्प्रिंग खींच रहे हैं तो अपनी बॉडी की एनर्जी उस स्प्रिंग में डाल रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एनर्जी की फॉर्म चेंज हुई तो स्प्रिंग ने क्या किया, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया। मतलब कि उस स्प्रिंग में अब पोटेंशियल है तबाही करने की, ठीक है। वो स्प्रिंग को हमने ऐसे छोड़ा तो वो बिल्कुल मार देगा, बिल्कुल आगे पीछे डिस्प्लेस कर जाएगा, आपको चोट भी लग सकती है ना। तो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी एग्जांपल्स आती हैं एग्जाम में, एग्जांपल्स याद करो। स्प्रिंग या वॉच, वॉच का स्प्रिंग होता है, तो ये पूछ लेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी, पोटेंशियल होगी, तो आंसर आपका पोटेंशियल है। और एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट अ हाइट, देखो पानी की टंकी है, बड़ी 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 टंकियाँ देखी होंगी आपने, रोड के साइड पे लगी होती हैं, तो पानी वैसे ही यहाँ पे स्टोर होता है, और जो इसकी एनर्जी है उसकी वजह से आपके घर में इतने प्रेशर से पानी आता है, ठीक है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एग्जांपल आप याद कर लो, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो एक मिनट, चलो इसको कंटिन्यू करें। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही मैंने आपको बताया कंसेप्ट अभी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स फॉर्म, ठीक है। दुनिया में जब से दुनिया बनी है एनर्जी का लेवल दुनिया में उतना ही रहा है, जस्ट फॉर्म चेंज हुई है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स
रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, चलो ये तो मैं पोटेंशियल और एनर्जी काइनेटिक के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी जितनी भी इनके अलावा जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो सब उनका सम कांस्टेंट ही रहता है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि कोई एलियन या आ गया या उसने अपनी एनर्जी दे दी आपको तो दुनिया में एनर्जी का लेवल बढ़ गया। ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही है, जैसे एनर्जीज चेंज होती हैं। तो मैथमेटिकली देखो, पोटेंशियल एनर्जी पहले जो थी प्लस काइनेटिक एनर्जी पहले जो थी, अब कुछ 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 रिएक्शन हुई, कोई केमिकल रिएक्शन हुई या कुछ कुछ काम हुआ, उसके बाद भी इनका सम सेम ही रहेगा। ये हो सकता है कि पहले पोटेंशियल ज़्यादा थी काइनेटिक कम थी, अब ये हो सकता है पोटेंशियल कम हो जाए काइनेटिक ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बट ये इनका सम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि ये सारी एनर्जी जो हैं दुनिया में वो कंजर्व रहती हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपकी एक वो बनाई हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो होती है, एक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है दूसरी एनर्जी में, बट पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, समझ लो 5,000, समझ लो 10,000 एनर्जी बची है दुनिया में। ठीक है, अब क्या हुआ कि 5,000 एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट होगी दूसरी 5,000 एनर्जी में, बट टोटल अभी भी दुनिया में 10,000 एनर्जी ही है, 10,000 एनर्जी ही है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। याद क्या है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, आप कुछ याद मत करो इसमें। आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको दिमाग लगाना है कि दुनिया में आपने कुछ तो दुनिया देखी होगी, तो उस दुनिया में क्या चला, हीट इंजन था। ठीक है, उसने क्या किया, अब आपने पुरानी ट्रेनें देखी होंगी है ना, जिसमें कोयला डालते थे, वो शोले वाली मूवी में थी ना, जो कोयला डाल के ट्रेन चलाते थे। तो उसने क्या किया, हीट कोयले डाले, जिससे क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, जिससे क्या हुई, स्टीम बनी, स्टीम इंजन था, और उससे मैकेनिकल एनर्जी बनी जिससे ट्रेन चली। देखो, जो फिजिकल वर्क कर रही है दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आपको बिल्कुल ऐसी शोले की पिक्चर याद करके ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बल्ब, घर में जो बल्ब लगाया या जो ट्यूब लगी हुई है उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिजली आती है, तो बिजली से क्या होता है, लाइट बन जाती है। और जब आप ट्यूब या बल्ब को हाथ लगाते हो तो वो गर्म भी होता है। तो मतलब कि लाइट और हीट एनर्जी, बल्ब जो चीज़ है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट करती है। वैसे बर्निंग कॉइल, कॉइल जो होता है, ठीक है, मच्छर भगाने के लिए या जो भी होता है, और नहीं, मच्छर भगाने वाला वो अलग है जो आपके हीटर पे लगा होता है। ठीक है, हीटर वाला कॉइल होता है। अच्छा, हीटर वाला वो अलग हुआ। अच्छा, जो कॉइल होता है वही वाला, वो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है, मच्छर वाले बोल लो उसको। ठीक है, केमिकल को, हाँ वैसे ही करता है। ठीक है, अच्छा सोलर सेल, सोलर सेल क्या हुआ, जो आपने सोलर सेल्स देखे हैं उसमें क्या, सूरज की रोशनी जाती है और उससे बिजली बनती है, तो ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। सितार, सितार जो आप बजाते हो, ठीक है, आप एक फिजिकल वर्क दे रहे हो उसके स्ट्रिंग्स को, तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो और उससे क्या हो रहा है, बड़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। माइक्रोफोन, घंटों घंटों आप फ़ोन पे बातें करते हो, आप क्या करते हो, माइक्रोफोन के आगे अपनी आवाज़ देते हो, तो साउंड, उससे क्या होता है कि माइक्रोफोन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिससे सामने वाला बंदा आपकी आवाज़ सुनता है, तो साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनटू साउंड। आप बिजली से स्पीकर चलाते हो, गाना लगा देते हो और वो साउंड एनर्जी बन जाती है। बैटरी में क्या होता है, केमिकल्स पड़े होते हैं और वो बिजली बनाते हैं, जैसे आपकी इन्वर्टर की बैटरी हो गई। मोटर, मोटर में क्या होता है, ये जो आपकी बाहर मोटर लगी होती है, आपने देखी होगी बचपन में भी, अभी भी, जो हम उसको टॉयज़ के अंदर से मोटर निकाल के फिर हम पक्खा बनाते थे, तो वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो वो तो वो हो गई कि हाँ इलेक्ट्रिकली हुई, आप उसको सेल से आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो क्या कर रही है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, पक्खा बना रही है या उसके फैंस चल रहे हैं, तो मोटर इज़ इलेक्ट्रिकल इंटू मैकेनिकल। अच्छा, कैंडल, कैंडल देख लो, कैंडल भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है और वो जलती है और लाइट और हीट बनाती है। डायनेमो, ठीक है, तो जो डायनेमो होता है, जो डैम्स, डैम होते हैं, डैम में लगा होता है, डैम में वही मोटर सी लगी होती है जिसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, घूमती है और बिजली बनाती है। ठीक है, फिजिकल वर्क हो रहा है वहाँ पे। तो ये एग्जांपल्स आप याद करो,
बाकी ये लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया है, तो आई थिंक 4 स्लाइड्स हैं, इसको मैं दूसरे लेक्चर में कवर करता हूँ। आप इसको यहाँ तक अच्छे से देखो और इसको रिवाइज करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय।